अब तक आपने देखा मदन मोहन मालवीय के बचपन की कहानी, कैसे उनका जीवन तंगहाली में गुजरा। आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद मदन मोहन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। साथ ही संस्कृति और धार्मिक ज्ञान अपने दादा और पिता से विरासत में हासिल किया। अब आगे की कहानी। मदन मोहन मालवीय बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। जब भी उनको समय मिलता वे घर में रखी पोथियों और धर्म ग्रंथों को पढ़ने बैठ जाते। इस दौरान मदन मोहन मालवीय ने बहुत से श्लोक कंठस्थ कर लिए, मतलब याद कर लिए। उनका धर्म ज्ञान और बढ़ने लगा। इसी बीच 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हुआ, लेकिन इसका असर उनकी शिक्षा पर तनिक भी नहीं पड़ा। विवाह के बाद भी मदन मोहन अक्सर पढ़ने लिखने में ही व्यस्त रहते। घर के आर्थिक हालात बेहद खराब थे, खाने तक की दिक्कत होती। मदन मोहन की धर्मपत्नी कुंदन देवी आधा पेट भोजन करती थी और फटी धोतियां सीकर अपना तन ढक लेती। एक बार इस विषय पर मदन मोहन ने अपनी पत्नी से बात की। तुमने कभी अपनी सास माँ से खाने पहनने की शिकायत नहीं की? शिकायत करते भी क्या करते? सास माँ कहाँ से लाकर देती? घर का कोना कोना जितना वो जानती है उतना मैं भी जानती हूँ। वो मेरा दुख सुनकर रो देती और क्या करती। ये घटना मदन मोहन मालवीय की आर्थिक दीनता और उनकी धर्मपत्नी की परम सहनशीलता का उदाहरण मात्र है। 1879 में मदन मोहन मालवीय ने म्योर सेंट्रल कॉलेज से, जो आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1881 में मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज से ही एफए परीक्षा पास की। 16 की उम्र में मदन मोहन को म्योर सेंट्रल कॉलेज में अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला। कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी में उन्होंने अंग्रेजी में अपना पहला भाषण दिया, जिसे सुनकर सभी बेहद प्रभावित हुए। इंस्टीट्यूट के मंत्री लाला सामलदास ने उनकी खूब प्रशंसा की। एफए परीक्षा पास करने के बाद वो बीए का अध्ययन करने आगरा गए, लेकिन वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे और 1884 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा फिर से दी और पास हुए। इस बीच मदन मोहन की अपने चचेरे भाई से मुलाकात हुई। मदन, मेरा ऐसा परामर्श है कि तुम हमारे विद्यालय में एक आवेदन पत्र दो। वहाँ एक अध्यापक का पद खाली है। नहीं, मुझे अध्यापन नहीं करना। मेरी इच्छा तो धर्म प्रचार करने की। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने तो तुम्हारे घर की माली हालत को देखते हुए यह परामर्श दिया था। मदन मोहन ने अपने चचेरे भाई से मिले प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन पंडित जय गोविंद ने ये बात मदन की माता को बता दी, जिसके बाद मूना देवी मदन को समझाने आई। मैं बात करती हूँ उससे। बेटा, अध्यापक की नौकरी पाने से तुमने क्यों मना कर दिया? तुम्हारे पिताजी को 2 वक्त की रोटी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर की खराब आर्थिक स्थिति से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। कैसे कैसे करके तुमको पढ़ाया लिखाया है, और अगर तुम आगे और पढ़ना चाहते हो तो हम यही कहेंगे कि उसके लिए अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तो हम रह लेंगे। आप रोइए मत और बस कुछ मत कहिए।
माँ के मार्मिक शब्द सुन मदन मोहन मालवीय के विचार बदल गए थे। मैं नौकरी करूंगा। जब एक दिन ये घर में वापस आ रहे थे तो इन्होंने सुना कि इनकी माँ से उनके चाचा जी कह रहे थे कि मदन ने तो अभी नौकरी करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाई और करना है, तो अभी 2 साल पढ़ाई और करेंगे तब नौकरी होगी, तो अभी तो 2 साल फिर अभी नौकरी नहीं करेंगे। और उनकी माँ इस पर ये बोल पड़ी कि चलो कोई बात नहीं है, हम इतने साल से सिर्फ एक समय रोटी खा रहे थे, हम कुछ दिन और 2 साल और एक ही समय रोटी खाएंगे। तो कहा तुम एक ही समय क्यों रोटी खाती हो? बोले नहीं, हम जो रोटी खाते हैं तो उसमें की रोटी उठा करके फिर रख देते हैं कि मदन आएंगे तो शाम को उनको खाने के लिए हमको कुछ देना है, तो इसलिए हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम 2 समय रोटी खा लें, तो हम इसीलिए एक समय रोटी खाते आ रहे हैं। ये इन्होंने सुना और वहीं से वापस आए और आकर के उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। आर्थिक संकट के कारण बीए पास करने के बाद ही मदन मोहन मालवीय ने बतौर उप शिक्षक गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद में 40 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक का काम शुरू किया। एक बार की बात है जब विद्यालय में परीक्षा का समय था। परीक्षा के समय अध्यापक मदन मोहन ने एक विद्यार्थी को नकल करने से रोका और दंड स्वरूप कक्षा से बाहर कर दिया। आपने सही नहीं किया गुरुजी। मदन मोहन इन छात्रों की धमकी से डरे नहीं और उसी रास्ते से रोज आते जाते रहे। छात्रों के साथ एक किस्सा ये हुआ कि एक विद्यार्थी नकल कर रहा था, मालवीय जी ने पकड़ लिया और उसको निष्कासित कर दिया परीक्षा हॉल से। उस विद्यार्थी ने कहा कि बाहर चलिए देख लेंगे। तो महामना जी को कुछ उनके साथियों ने कहा कि ये लड़का बड़े खतरनाक है, इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। महामना जी ने कहा कि उसके पास वो खतरनाक है तो क्या हम भी कमज़ोर हैं, हम भी देख लेंगे। मदन मोहन एक ऐसे अध्यापक थे जो छात्रों को पढ़ाने से पहले खुद विषय का गहन अध्ययन करते। भाषाई ज्ञान उन्हें धरोहर के रूप में मिला था। संस्कृत और हिंदी भाषा पर उनकी गहन पकड़ थी। अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान भी उच्च कोटि का था। वे समाज में एक प्रतिष्ठित अध्यापक बन चुके थे। शिक्षक के रूप में मदन मोहन मालवीय जी ने जितने दिन भी काम किया, उनके छात्रों के साथ संबंध बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र को संरक्षित करता है, सहेजता है, उसे ज्ञानार्जित करता है उसे। बिल्कुल इस तरीके से वो इस कर्तव्य को बहुत अपना धर्म मान करके करते थे। मदन मोहन ने अपने गुरु प्रोफेसर आदित्य राम भट्टाचार्य के प्रोत्साहन से 1880 में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया था और प्रयाग हिंदू समाज नामक संस्था के संचालन में बहुत योगदान देने लगे थे। इसके साथ ही पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादक में प्रकाशित होने वाले पत्र हिंदी प्रदीप में धार्मिक और सामयिक विषय पर निरंतर लिखने लगे। आजादी के आंदोलन में सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने पत्रकारिता के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ पत्रकारिता को एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मदन मोहन मालवीय भी पत्रकारिता और अपने लेखों के जरिए देश और समाज की सेवा में निरंतर लगे रहे। विषय पर पकड़, राष्ट्र की समस्याओं को समझने और सुलझाने की क्षमता, उच्च आदर्श और भारतीय परिवेश का गहन अध्ययन उनकी पत्रकारिता को सबसे ऊंचे शिखर पर ले गया। सन 1882 में स्वयं स्वदेशी का व्रत लेकर उसका प्रचार भी करने लगे। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा स्थापित हुई। मदन मोहन मालवीय उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता बन गए।
1885 में प्रोफेसर भट्टाचार्य ने इंडियन यूनियन के नाम से अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसके संपादन का अधिकतर उत्तरदायित्व मदन मोहन पर ही था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हमेशा होने लगा। 1886 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मदन मोहन पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में शामिल होने के लिए कलकत्ता गए। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बहुत ही उत्तम भाषण दिया। जो अंग्रेज नैतिक मूल्यों की दुहाई देते रहते हैं, उन्हें यह जानकर दुख होगा कि उनकी सरकार हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रही है। शासन और प्रशासन में यदि हमें कुछ कहने का अधिकार न हो तो ये अनुचित है। यह ब्रिटिश राजनीति का मूल मंत्र है। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं, तब तक टैक्स भी नहीं। अंग्रेजों के राजनीतिक बाइबल में यह पहला आदेश है। तो वे किस प्रकार अपनी आत्मा को धोखा देकर हमें गूंगी भेड़ बकरियों के समान हम भारतीयों पर कर लगाएंगे, जो उनकी स्वतंत्र और शिक्षित प्रजा है। किंतु अब हम गूंगी भेड़ बकरी और पशु नहीं रहे। भारत ने आखिर कांग्रेस के द्वारा अपनी यह शक्ति प्राप्त कर ली है, और इसी कांग्रेस के द्वारा हम इंग्लैंड से अनुरोध करते हैं कि वे अपने पुराने सिद्धांतों पर दृढ़ रहें और अपना दिल साफ रखें, और स्वयं को निष्कलंक रखकर हम लोगों को ब्रिटेन जाति के समान अधिकार दे दें। मदन मोहन के भाषण ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला था। अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी भी प्रभावित हुए। मदन मोहन मालवीय के शब्दों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। इस नवयुवक की वाणी में स्वयं भारत माता की वाणी है। मैं मानता हूं इस नवयुवक ने जो भाषण दिया है उससे हमारा मन मोह लिया है। यह भाषण मेरे अब तक के सुने भाषणों में सबसे अच्छा है। 1886 की कांग्रेस में वो पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य जा रहे थे, तो इनको पंडित मदन मोहन को लेकर के अपने साथ गए। 25 वर्ष की इनकी अवस्था थी उस समय। तो जब वहाँ पर पहुँचे ये, तो पहुँच करके इन्होंने कहा कि हमारे साथ ये एक आया है, लड़का आया है, बहुत अच्छा बोलता है, आप इसका कम से कम इसको भी मौका दीजिए कि अपनी बातें कुछ कहे। तो ये जब बोले हैं तो उन्होंने यही कहा कि ये ब्रिटिश रूल हमेशा से रहा है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दुनिया में अगर हमको आप चाहते हैं टैक्स दें, तो हमको आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि हम हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें हमारा भी भागीदारी हो। मालवीय जी के भाषण और उनके विचारों से काला कांकर राजा रामपाल सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मालवीय जी को हिंदुस्तान पत्र का संपादक बना दिया। मदन मोहन जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पत्र हिंदुस्तान का संपादक पद संभालें। राजा साहब, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे कुछ नियम हैं, परंपराएं हैं। मैं आपका प्रस्ताव एक शर्त पर स्वीकार कर सकता हूँ। जब आप मदिरा का सेवन किए हों तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा और ना आप मुझे बुलाएंगे। हमें शर्त मंजूर है। मदन मोहन मालवीय ने जुलाई 1887 में अध्यापन का कार्य छोड़कर हिंदुस्तान के संपादक का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। मदन मोहन मालवीय कालाकांकर में रहकर संपादक का कार्य करते समय प्रति सप्ताह प्रयाग आ जाते थे और देश की राजनीतिक प्रगति में यथासंभव सक्रिय योगदान करते थे। साथ ही वक्त निकालकर वकालत भी करते। उनके संपादक होते हुए हिंदुस्तान ने पर्याप्त लोकप्रियता हासिल कर ली। दैनिक हिंदुस्तान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। मदन मोहन मालवीय दोनों के ही संपादक रहे।
एक दिन आपने मुझसे जो शर्त की थी वो आज टूट गई है। मैं आज ही रात को या कल सुबह को काला कांकर से चला जाऊंगा। आप अपने पत्र का इंतजाम कर लीजिए। मैं आपकी उदारता और स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। आप उनका पत्रकारिता का क्षेत्र लीजिए। जब वो कलकत्ता अधिवेशन में राजा रामपाल सिंह उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदुस्तान में उनको संपादक के रूप में स्थान दिया, उन्होंने कह दिया था कि देखो भाई, मैं तभी तक हूँ आपके यहाँ जब तक कि आप हमारे यहाँ हमको किसी भी प्रकार की अशोभनीय वार्ता, अशोभनीय स्थिति में नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात नशे की हालत में। और वही हुआ। उन्होंने नशे की हालत में एक दिन उनके कक्ष में आए और उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। और राजा रामपाल सिंह की महानता की उसके बाद भी वो ला कर रहे थे तो उनको पैसा भेजते रहे, 200 रुपये भेजते रहे। 1889 में काला कांकर प्रतापगढ़ से मदन प्रयाग लौट आए। वापस आने के बाद मदन मोहन मालवीय ने पंडित अयोध्यानाथ के नेतृत्व में अंग्रेजी दैनिक इंडियन ओपिनियन में सह संपादन का काम किया और साथ ही वकालत की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 1893 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में लिखने का काम चलता रहा। वो बहुत शीघ्र ही इलाहाबाद के उच्चस्थ वकीलों में 3 वकीलों में गिने जाने लगे। लेकिन उनके वकालत के कैरियर का एक मजबूत पक्ष ये था कि उन्होंने कभी भी या अपनी तरफ से हर वो कोशिश की कि वो किसी गलत मुकदमे की पैरवी न करें। जो भी वो मामले अपने हाथ में लेते थे वो न्याय की मांग करते थे और उसमें जो न्याय का पक्ष होता था वो उचित रहता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर उन्होंने महसूस किया कि भारत की जनता को शिक्षित करने के लिए अखबार की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने 1907 में हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय निकालना शुरू किया। 1915 में इसे उन्होंने एक दैनिक की शक्ल दी। मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता का मूल स्वर था राष्ट्रवाद। वो निर्भीक वक्ता, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर अधिवक्ता, कुशल अध्यापक, श्रेष्ठ समालोचक, उत्कृष्ट कवि और महान लेखक के रूप में
प्रसिद्ध हुए। साथ ही मदन मोहन मालवीय हिंदी और देवनागरी लिपि आंदोलन के सूत्रधार भी थे। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मदन मोहन मालवीय ने ये की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों की भाषा थी। ये आंदोलन उन्होंने 1890 ईस्वी में आरंभ किया था। मालवीय जी ना होते तो कोर्ट और कचहरियों में देवनागरी लिपि न आई होती, नागरी प्रचारणी सभा नहीं होती, साहित्य सम्मेलन प्रयाग नहीं होता, और पता नहीं कितनी कितनी संस्थाएं हैं पूरे भारत में जो मालवीय जी के प्रयास